हाँ बच्चों, तो देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये आपको स्टेट करना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन अनदर बॉडी आल्सो एक्सर्ट द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट बॉडी। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों, दो बॉडी है, जैसे ये 1 है ये 2 है, तो अगर एक बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही तो दूसरी बॉडी भी इस पर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। हमने सपोज किया यहाँ पे एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, दोनों कोलाइड होती हैं, तो वन बॉडी एक्सर्ट कर रही है फोर्स F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? फोर्स लग किस पे रही है? 2 पे। लगा कौन रहा है? 1। तो इसको हम पढ़ते कैसे? F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। डायरेक्शन क्या होगी? ये। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये फोर्स लगाएगी ये बॉडी इसको, तो हम इसको नाम देंगे F12। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये क्या इन्होंने बताया कि ये दोनों फोर्स क्या होंगी? मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों यहाँ पे कौन सा सिंबल आ गया? यहाँ पे माइनस। अब देखिए F12 इज इक्वल टू माइनस F21 मीन्स जो एक बॉडी फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी पे, दूसरी बॉडी भी उतनी ही फोर्स लगा रही है, बट डायरेक्शन क्या है? चेंज। तो इसी को हम कह सकते हैं, ये कौन सा लॉ है? एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको कहते हैं बच्चों। तो उसमें क्या बताया गया? उसमें कह दिया गया स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर ये इसको फोर्स लगा रही है तो एक्शन मान लिया, और ये इसको फोर्स लगा रही तो रिएक्शन मान लिया। तो बच्चों ये 9th लेवल तक तो सही है कि एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है। बट आप सोचिए कि ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली अकर हो रही हैं, मीन्स जब ये बॉडी इसके साथ कोलाइड हो रही है तो मीन्स ये दोनों फोर्स एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम किसको एक्शन कहें और किसको रिएक्शन कहें? तो बच्चों एक्शन रिएक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो ये लिखा है कॉन्सेप्ट, ये केवल 9th लेवल तक लिखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन रिएक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो ये फोर्स है, ठीक है, ये दोनों फोर्स पेयर्स में अकर होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में, इसका मेन जो है नोट में लिखिए, फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली। पहला नोट साइमल, दूसरा लिखिए फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स मीन्स यहाँ पे न्यूटन ये बताना चाहते हैं कि फोर्स एक साथ प्रोड्यूस होती हैं और फोर्सेस का कपल मीन्स कपल फोर्सेस अकर इन पेयर्स मीन्स दो फोर्सेस एक साथ। सिंगल फोर्स तो हो ही नहीं सकती, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मीन्स वहाँ पे दो फोर्स प्रोड्यूस ही हुई होंगी, दो फोर्स एक साथ। जैसे आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो अगर एक पर्सन को धक्का लगता है तो दूसरे पर्सन को भी सेम धक्का लगता है, तो दोनों कहते हैं एक साथ, अरे भाई क्यों धक्का दे रहे हो? तो बिल्कुल सेम ये कॉन्सेप्ट वही का है, मतलब दोनों एक साथ ही बोलते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ ही धक्का लगता है, दोनों को एक साथ फोर्स लगती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फोर्सेस अकर्स ऑलवेज इन पेयर्स। अब इसी लॉ पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस है बच्चों, वो देखते हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? यू जस्ट सी हियर। यहाँ पे बच्चों हम आपको समझा देते हैं, जैसे किकिंग अ बॉल, किकिंग अ बॉल, जैसे एक फुटबॉल को आपने जो है किक किया, एक फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ने किसी दूसरे पर्सन को जर्क किया, मतलब एक आपने फुटबॉल को अगर ब्रेक करते हैं मतलब किक करते हैं तो जैसे यहाँ पे सपोज करिए बॉल है, इसको ये आपने फोर्स दी, अब ये बॉल किसी पर्सन को, ठीक है, कोई पर्सन है XYZ, उसको यहाँ पे लगती है बॉल, ठीक है। अब जो ये पर्सन है इसको लगेगी तो ये जो फोर्स है सेम अमाउंट की फोर्स इसको लगेगी, और मींस जो आपने फोर्स जितनी अमाउंट की दी है उतनी अमाउंट पर्सन को डिलीवर हुई है। मींस फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। अगर ऐसे समझिए तो आप फुटबॉल को अगर किक करेंगे तो आपके पैर में भी थोड़ा सा पुशिंग होती है, तो वो क्या होती है, आपने फोर्स इधर दी तो फुटबॉल को ने फोर्स आपको इधर दी।
दूसरा इसका एग्जाम्पल, इसको हम इसका जो स्टेटमेंट है, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग हियर, स्टेटमेंट इसका जो है अभी हम यहाँ पे शेयर कर देंगे आपको स्क्रीन में, लिखना प्रॉपरली कैसे है। दूसरा है बच्चों वॉकिंग ऑफ ए पर्सन इज ऑल्सो वॉकिंग ऑफ ए पर्सन ऑन ग्राउंड। मतलब जब ग्राउंड पे हम चलते हैं तो ड्यू टू थर्ड लॉ, यहाँ पे हम चलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, ग्राउंड को पुश करते हैं। जब ग्राउंड को पुश करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स लगती है तो उतनी ही अपोजिट फोर्स में ग्राउंड भी हमको लगाता है। हमने ये फोर्स ग्राउंड को लगाई, ग्राउंड ने भी ये फोर्स लगाई। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं बच्चों, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको आगे बढ़ाता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे लेग्स को ऊपर पहुंचाता है। तो हम जैसे चलते हैं तो फीट्स को क्या करके चलते हैं, हम जब चलते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी फीट हमारा आता है, लेग हमारा आता है। तो ये वॉकिंग पॉसिबल है क्यों, केवल और केवल किसकी वजह से, जो है न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से। अगर हम आपको कहें वाटर पे आप चल के दिखाइए तो नहीं चल पाएंगे, क्यों, बिकॉज वहाँ पे फोर्स जो है नीचे से जो वाटर फोर्स लगाएगा वो बहुत ही कम लगाएगा सेम, लेकिन वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा उस फोर्स के कारण। यहाँ पे ये सॉलिड पार्टिकल्स है तो इसकी जो फोर्स लगेगी बच्चों, ये फोर्स आपको एग्जैक्टली उतनी ही मिलेगी जितनी आप जो है फोर्स दे रहे हैं। तो ड्यू टू एक्शन रिएक्शन ये जो है पॉसिबल है। तीसरी एप्लीकेशन है बच्चों केस ऑफ ए होस पाइप। होस पाइप आपको पता है, जब हम आग बुझाने जाते हैं, आग बुझाने की जब गाड़ी आती है फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसके पास एक पाइप होती है। उस पाइप में इतना प्रेशर होता है कि जब पानी बाहर निकलता है उस पाइप से, सपोज करिए ये पाइप है, यहाँ से ये बहुत फोर्स से ये पाइप है, ठीक है, पाइप है और इसमें से ये वाटर निकलता है। जब ये वाटर निकलता है बच्चों तो इतनी फोर्स से निकलता है, इधर इतनी फोर्स होती है, उतनी ही अमाउंट ऑफ फोर्स इधर भी लगती है ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस पाइप को हैंडल करने के लिए 2 से 3 लोग इस पाइप को पकड़ के रखते हैं, तब ये पानी इतनी स्पीड में बाहर निकलता है। अगर इस पाइप को ना पकड़ा जाए तो फिर वो जो है पाइप अपने ऑटोमेटिकली वो पीछे हो जाएगी, यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी। आप कोई हल्का फुल्का अगर आदमी पकड़े भी होगा तो वो जो है पीछे की तरफ और चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इतनी फोर्स ही होती है, पाइप बहुत वाटर जो है बहुत ही फोर्स से आगे जाता है। चौथा इसका बच्चों है रिकॉइलिंग ऑफ गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होती है, आपने बच्चों देखा होगा, जब हम यहाँ पे गन से बुलेट निकलती है तो बुलेट जो फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो गन होती है पूरी उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मीन्स झटका लगता है। जब हम बुलेट फायर करते हैं तो जब ये जो बुलेट जब निकलती है इससे, जब ये बुलेट यहाँ से निकलती है बच्चों, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है गन को, उसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ द गन। और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ है इसके बाद टॉपिक है, उसमें आप उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वो जो गन है वो बाहर जाती है। तो बच्चों ये 4th एप्लीकेशन है। 5th एप्लीकेशन रॉकेट प्रोपोल्शन की और कह सकते हैं आप। यहाँ पे 5th एप्लीकेशन होती है बच्चों, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वन देख लीजिएगा। 5th एप्लीकेशन होती है रॉकेट। रॉकेट प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों, जब ये रॉकेट जब होते हैं ये निकलते हैं तो ये नीचे ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, इसको भी रब कर देते हैं, सेकंड को देते हैं। जब ये बच्चों रॉकेट ऊपर जाते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो ये नीचे जो है फोर्सेस गैसेस को एक्सर्ट करते हैं। उन गैसेस की वजह से ग्राउंड पे एक फोर्स लगती है, उतनी ही फोर्स ग्राउंड भी उसको लगाता है। उसी कारण जो है, उसी अपवर्ड फोर्स के कारण इसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स इसकेप वेलोसिटी इसको कहते हैं। 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रॉकेट जब प्रोपल करता है ऊपर की तरफ, तब ये एटमॉस्फेयर की सरफेस को पार कर जाता है, इसीलिए वो नीचे नहीं आता है। तो ये किसका है, ये भी एक्शन रिएक्शन ही लॉ है बच्चों, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो इतनी फोर्स एक्सर्ट करती हैं कि सेम अमाउंट में जब ऊपर की तरफ उनको फोर्स मिलती है, उससे उनका जो है एक्सेलरेशन मेड होता है, एक्सेलरेशन आता है तब स्पीड आती है। तो रॉकेट प्रोपल्शन भी इसका ही जो है
एक तरीके से एप्लीकेशन है। एंड 6 इज एप्लीकेशन आपको पता होगा, ठीक है, केस ऑफ बोट जब जैसे पानी में बच्चों क्या होता है, जब पानी में हम किनारे पे, ये वाटर है, किनारे पे हम यहाँ से अगर उतरना चाहते हैं, ऑन द केस ऑफ बोट ऑन शोर मीन्स होता है बच्चों किनारा। जब हम बोट को छोड़ के ग्राउंड पे आते हैं बच्चों, जब हम बोट को छोड़ के ग्राउंड पे आते हैं तो हमारा जो पैर है वो ग्राउंड इसको पुश करता है, इसको, ये भाई जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम जो है बोट को पुश करते हैं, बोट हमको पुश करता है। तो बोट के पुश की वजह से हम तो आ जाते हैं ग्राउंड पे, लेकिन हमारे पुश की वजह से वो बोट पीछे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट फोर्स लगती है, आप देख सकते हैं। बोट ने उसको पुश किया तो बॉडी मतलब जो पर्सन है वो आ गया किनारे पे, नदी पे के, लेकिन बट बोट को पुश किया तो बोट पीछे खिसक जाती है, तभी इसको टाइट करके रखते हैं, उसको रस्सियों से बांध के रखते हैं। तो ये बच्चों 6 एप्लीकेशंस हैं। आई होप इनकी जो थ्योरी है सिस्टमेटिक वे से कैसे लिखना है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So students, these are the applications of Newton's third law of motion. So first application is kicking the ball. So in this what happens, due to action reaction law, in a football match the footballer is kicking the ball with a greater force and collides with a player that of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to other. Two opposing forces are action and reaction. तो बच्चों हमने आपको बताया ही है एक्शन रिएक्शन जो लॉ होता है उसमें क्या है, अगर एक बॉडी को हम फोर्स देंगे, एक बॉडी दूसरे बॉडी को फोर्स देती है तो दूसरी बॉडी भी सेम फोर्स फर्स्ट बॉडी को देती है। इक्वल फोर्स होती है बट डायरेक्शंस क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती हैं। तो ये सबसे पहला उसका इलस्ट्रेशन है किकिंग द बॉल। दूसरा है बच्चों वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। सो वॉकिंग ऑफ ए पर्सन हम यहाँ पे एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, इसमें भी वही चीज़ लिखी है। अ पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड आल्सो पुशेस द person with equal magnitude of force but in opposite direction. This enables him to move in a forward direction against a push. मीन्स बच्चों यहीं पे लिखा है हम जब चलते हैं तो हम ग्राउंड को फोर्स लगाते हैं, वो एक्शन मान लीजिए आप, तो इन रिटर्न जो है ग्राउंड भी फोर्स लगाता है हमको, वो आप रिएक्शन मान लीजिए। तो इस वजह से हम वहाँ इस जो ग्राउंड पे हैं चल पाते हैं। और हमने बच्चों आपको ये भी बताया जो रिएक्शन फोर्स होगी फिर उस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हमारे लेग को ऊपर करता है, दूसरा कंपोनेंट जो होता है हमको आगे बढ़ाता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वजह से बच्चों हम चल पाते हैं ग्राउंड पे। थर्ड है आपका इलस्ट्रेशन रिकॉइल ऑफ द गन। तो वही चीज़ ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बताया है। जब भी व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट ऑल्सो पुशेस द गन इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मीन्स जब बुलेट निकलती है गन से तो जिस वेलोसिटी जिस फोर्स से वो बाहर जाती है उतनी ही फोर्स गन को भी लगती है। तो गन जो है अपोजिट साइड में बैकवर्ड जिसको कहते हैं हम शॉक झटका, तो झटका लगता है गन पे। तो इसीलिए सब कहते हैं कि गन को बहुत ही टाइटली पकड़ना चाहिए। सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू होल्ड अ गन। तो बिल्कुल बच्चों इसको रिकॉइलिंग ऑफ गन का भी है, इसकी वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, वो अगले टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको निकालने का जो है फॉर्मूला पता चलेगा ना। फोर्थ इज प्रोपोर्शनल ऑफ ए बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब सेलर वाटर को पुश करता है, ठीक है, विद ओर का मतलब जो उसके पास जो होती है, ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिजल्टिंग द वाटर पुशेस द ओर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सिक्वेंटली द बोट इज पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड बाय द ओर एंड वाटर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट। हाँ, तो इसको बच्चों हमने ऐसे समझाया है, इसमें जो है ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज है। हमने आपको बताया था जैसे ही हम किनारे पे आते हैं तो हम जैसे ही पुश करते हैं
बोट को, उस बोट भी हमको उतनी डायरेक्शन से उतनी फोर्स से पुश करता है। तो जो बोट की फोर्स है वो मान लीजिए एक्शन हो गई तो उसकी वजह से हम ग्राउंड पे आ जाते हैं, बट जो हम फोर्स लगाते हैं बोट पे उसकी वजह से बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। वो का मतलब वही हो गया जो ये डेक होता है आपका। अब तो बिल्कुल सेम वही वो जो है एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो है पर्सन आगे जा रहा है किनारे की तरफ, और जो इसका जो बोटिंग है वो नीचे की तरफ जाके फिर पीछे चला जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों फोर्थ इलस्ट्रेशन। नाउ फिफ्थ इज रॉकेट प्रोपोल्शनल। तो रॉकेट प्रोपोल्शनल हमने बताया आपको रॉकेट के भी बारे में। रॉकेट में बहुत सारी गैसेस होती हैं बच्चों। जब वो गैसेस रॉकेट को स्टार्ट करते हैं तो वो सारी गैसेस एक ग्रेटर अमाउंट की फोर्स एक्सर्ट करती है किस पे, ग्राउंड पे, और इन रिटर्न जो ग्राउंड है, ग्राउंड ग्रेटर अमाउंट से वही रिएक्शन फोर्स जो है प्रोवाइड करता है इसको रॉकेट को। अब रॉकेट से गैसेस जब निकल जाती हैं बच्चों, तो रॉकेट से गैसेस निकल जाती हैं तो रॉकेट का मास हो जाता है कम, और जब मास कम हो जाता है तो F=ma मीन्स जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो उस इन रिटर्न जो ग्राउंड फोर्स लगाता है वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगाता है उस रॉकेट पे, उसकी वजह से जो वेलोसिटी है बच्चों, एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वेलोसिटी उसकी एस्केप वेलोसिटी पे रीच कर जाती है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, ये भी हम आपको बता चुके हैं, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में अगर कोई बॉडी 11 किलोमीटर चली जाती है तो जो है वो चीज़ एटमॉस्फेयर को पार करके चली जाएगी। तो ये भी बता चुके हैं बच्चों हम आपको, ठीक है। नाउ 6 इज रिएक्शन फोर्स ऑफ ए होस पाइप। ये भी हम बता चुके हैं, जब आग बुझाने वाली जो है जो पाइप होती है बच्चों, उस पाइप को जब हम बहुत टाइटली पकड़ते हैं तो वाटर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से निकलता है, उतनी ही बैकवर्ड फोर्स जो है पीछे लगती है। तो टाइटली उसको हमको होल्ड करना पड़ता है, अगर टाइटली ना होल्ड करें तो वो जो है हट जाएगी। तो दीज आर द इलस्ट्रेशंस, राइट इट ऑन अ फेयर नोटबुक।